पनडुब्बी युद्ध में अमेरिका अभी भी अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखेगा। प्रिंट फ्रेंडली स्रोत पॉल डिब और रिचर्ड ब्रेबिन स्मिथ। समुद्र के भीतर युद्ध में अमेरिका प्रमुख क्यों रहेगा? ऑस्ट्रेलिया में कुछ टिप्पणीकारों ने हाल ही में इस बारे में जल्दबाजी में बयान दिए हैं। अमेरिकी पनडुब्बियों की गिरावट, यह तर्क देते हुए कि उन्नत प्रौद्योगिकियां पनडुब्बियों को कमजोर बना देंगी। दूसरों का तर्क है कि वर्तमान अमेरिकी परमाणु संचालित पनडुब्बियां चीनी पनडुब्बियों की तुलना में अधिक शोर करती हैं और चीन द्वारा उनका पता लगाना आसान होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले 50 वर्षों में पनडुब्बी प्रौद्योगिकी और पानी के नीचे सुरक्षा अभियानों में इतना आगे रहा है कि अमेरिकी पनडुब्बियां चीन या रूस द्वारा लगभग अनिर्धारित हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी आक्रमण पनडुब्बियों एसएसएन ने सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों एसएसबीएन का बिना पता लगाए करीब से पीछा किया। यह मानने का हर कारण है कि यही बात आज चीन के एसएसबीएन पर भी लागू होती है। हमारा विचार है कि चीनी एसएसबीएन को अमेरिकी एसएसएन द्वारा इतनी आसानी से ट्रैक किया जाता है कि चीन की जवाबी परमाणु हमले की क्षमता उच्च जोखिम में है, ठीक शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की तरह। संक्षेप में, अमेरिकी पनडुब्बियों की शांति और उनके संचालन की परिष्कार पौराणिक है। इसका कारण यह है कि आधी सदी से भी अधिक समय से संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार बेहतर पानी के भीतर युद्ध तकनीक में भारी मात्रा में अनुसंधान और विकास किया है। स्वाभाविक रूप से, ये क्षमताएं अमेरिका के सबसे अधिक संरक्षित रहस्यों में से हैं, इसलिए उनके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। हालांकि, हम दो पुस्तकों की अनुशंसा करते हैं, शेरी सोमटेक और क्रिस्टोफर ड्रू 1998 द्वारा ब्लाइंड मैन्स ब्लफ और पीटर हेनेसी और जेम्स जिंक्स 2016 द्वारा द साइलेंट डीप, द रॉयल नेवी सबमरीन सर्विस सिंस 1945। शीर्षगुप्त अमेरिकी पनडुब्बी संचालन के बारे में पहली पुस्तक में कामचटका में सोवियत प्रशांत पनडुब्बी बेड़े को शामिल करते हुए CIA द्वारा ओखोटस्क सागर में सोवियत पानी के नीचे संचार का शोषण शामिल है। अमेरिकी पनडुब्बियों ने बिना पता चले कई बार घुसपैठ की है। द साइलेंट डीप, ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बियों द्वारा सोवियत एसएसबीएन और एसएसएन के खिलाफ करीबी दूरी की पनडुब्बी संचालन के बारे में बताता है, जिनकी अमेरिकी पनडुब्बियों के समान प्रतिष्ठा थी। जहां तक हम जानते हैं, वर्तमान में चीन के पनडुब्बी रोधी अभियानों पर कोई समकक्ष पुस्तक नहीं है, लेकिन इस विषय को माइकल मैकडेविट ने चाइना एज ए 21st सेंचुरी नेवल पावर 2020 में कवर किया है। जो लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि कैसे चीन की पनडुब्बी संचालन आसानी से अमेरिकी पनडुब्बियों का पता लगा सकती है, वे इस मुद्दे से पूरी तरह चूक जाते हैं। सच्चाई यह है कि हाल तक चीन अपने एसएसबीएन और एसएसएन के लिए रूसी तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर था। इसमें अपेक्षाकृत सरल तकनीकें शामिल हैं, जैसे इंजन और अन्य मशीनरी के शोर को पतवार से अलग करना। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को बूमर कहा जाता था क्योंकि उनकी तेज आवाज को काफी दूरी तक पहचाना जा सकता था। जहां तक अमेरिकी पनडुब्बियों के साथ चीन के व्यवहार का सवाल है, तो पेंटागन ने 2023 में कहा था कि चीन के पास अभी भी गहरे समुद्र में मजबूत पनडुब्बी रोधी क्षमता का अभाव है। बेशक, रूस और चीन दोनों ही पनडुब्बियों को अधिक शांति से संचालित करने के अपने प्रयासों में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा है और कोई तकनीकी प्रगति नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अमेरिकी नौसेना यह सुनिश्चित करने के लिए भारी निवेश कर रही है कि उसकी पनडुब्बियां उन अभियानों में सबसे आगे रहें जिनका समुद्र के नीचे पता लगाना मुश्किल होता है। इसलिए जब ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से 3 वर्जीनिया श्रेणी के एसएसएन प्राप्त होंगे, तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि वे अत्यधिक प्रभावी और मुकाबला करने में कठिन दोनों होंगे। यही कारण है कि चीन ऑस्ट्रेलिया के उन्हें हासिल करने की संभावना से नाराज है।
चीन पहले से ही एसएलओसी अपने समुद्री व्यापार मार्गों को लेकर चिंतित है। उन्हें तेल जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं से वंचित होने का डर है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के संकीर्ण जल क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। चीन के लिए स्थिति तभी खराब होगी जब ऑस्ट्रेलियाई एसएसएन चालू हो जाएंगे और जब एयू के यूएस के प्रभाव में अमेरिका फ्रीमेंटल से अपने स्वयं के एसएसएन तैनात करेगा। इसके अलावा, अगर ऑस्ट्रेलिया के वर्जीनिया जहाज 2000 किमी से अधिक की दूरी की आधुनिक लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइलों से लैस हैं, तो वे दुर्जय हमले के हथियार बन जाएंगे, जो क्षेत्र में गहराई तक हमला करने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, पूर्वी फिलीपींस से कोरिया और चीन के बीच पीले सागर तक की दूरी लगभग 2000 किमी है। भूगोल चीनी और रूसी पनडुब्बियों को अपना बेस छोड़ते समय अपेक्षाकृत कमजोर बनाता है। चीन के मामले में, उत्तरी बेड़ा पीले सागर में बाधित है। इस समुद्री क्षेत्र पर दक्षिण कोरिया, जो उत्तरी सागर बेड़े के बेस, अर्थात वेइहाई बेस से केवल 400 किमी दूर है, और जापान, किंगडाओ में मुख्य बेस से 800 किमी, द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है। दोनों अमेरिका के सहयोगी हैं। बीजिंग का मुख्य एसएसबीएन बेस चीन के दक्षिण में हेनान द्वीप पर स्थित है, जहां से पनडुब्बियों को पानी के माध्यम से जाना पड़ता है। फिलीपींस और ताइवान के पास गहरे पानी तक पहुंचने तक सी अपेक्षाकृत उथला है। और प्रशांत महासागर के गहरे पानी तक पहुंचने के लिए, उन्हें दक्षिण कोरिया और जापान से ताइवान, फिलीपींस और इंडोनेशिया तक फैले समुद्र के नीचे ध्वनिक सेंसर की अमेरिकी एसओएस-यूएस श्रृंखला से गुजरना होगा। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पनडुब्बी अड्डे हैं, जो विशाल प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के गहरे समुद्रों की सुरक्षा में मदद के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। उनके आसपास कोई संभावित शत्रु नहीं था। इसी तरह, सिडनी और फ्रेमेंटल जैसे ऑस्ट्रेलियाई बंदरगाहों से निकलने वाली पनडुब्बियां भी गहरे समुद्री क्षेत्रों तक तुरंत पहुंच सकती हैं और उनकी रक्षा कर सकती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पनडुब्बी और पनडुब्बी रोधी युद्ध में बेहतर क्षमताओं को बनाए रखना अमेरिकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह परमाणु क्षमताओं, परमाणु संतुलन की स्थिरता और यूएसएसबीएन जहाजों की उत्तरजीविता के लिए विशेष रूप से सच है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पनडुब्बी सिग्नल प्रबंधन, विकिरणित ध्वनिक संकेतों सहित सेंसर प्रदर्शन और मार्क 48 टारपीडो अपग्रेड, ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त अनुसंधान के माध्यम से दोनों सहित जैसे मुद्दों पर भारी निवेश करना जारी रखता है। उपरोक्त कारणों से, हम उन लोगों के विचार को अस्वीकार करते हैं, जो मानते हैं कि अमेरिकी पनडुब्बियों का चरम काल बीत चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास परमाणु संचालित पनडुब्बियों का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बेड़ा है, और वह उस स्थिति को बनाए रखने का इरादा रखता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन इस संभावना से चिंतित है कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी बेहतर क्षमताएं हो सकती हैं। पॉल डिब और रिचर्ड ब्रेबिन स्मिथ दोनों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व रक्षा उप मंत्री हैं। पॉल डिब रक्षा खुफिया संगठन के निदेशक थे और ब्रेबिन स्मिथ रक्षा विभाग ऑस्ट्रेलिया के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के प्रमुख थे। यह एक लेख का संपादित संस्करण जो पहली बार द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन में छपा था।